महाराष्ट्र की राजनीति में आया भूचाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शिवसेना टूटने की कगार पर आ गई है। आखिर इसकी वजह क्या है और इसकी जड़ कहां है? इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं शिवसेना को नज़दीकी से जानने वाले और महाराष्ट्र की राजनीति को समझने वाले वागी सारस्वत जी। सारस्वत जी, आपने सालों जो है खबरें दी, शिवसेना को नज़दीक से देखा जो है इस और महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़े रहे। ये जो वजह है, इतनी बड़ी जो वजह सामने आई है और शिवसेना टूटने की कगार पर आ चुकी है, इसकी वजह आप क्या मानते हैं? और अभी हाल ही में आदित्य ठाकरे अयोध्या भी गए थे एकनाथ शिंदे के साथ। क्या ये वहीं से जो है इसकी शुरुआत हो गई क्या? देखिए, दो शब्द हैं, एक है इग्नोरेंस और दूसरा शब्द है एरोगेंस। ये दो शब्द ही इस पूरी की पूरी बगावत के पीछे दिखाई देते हैं। मैंने शिवसेना की सभी बड़ी बगावतें अपने सामने देखी हैं। सबसे पहले 1991 में छगन भुजबल 17 विधायकों के साथ अलग हुए थे। तब भी उनकी अवहेलना ही वजह थी। उनको विरोधी पक्ष का नेता बनना था, वो डिजर्व करते थे, इसके बावजूद उनको नहीं बनाया गया और स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे के जीवित होते हुए सबसे बड़ी बगावत उस समय हमने देखी और सब सकते में आ गए थे कि शिवसेना में बगावत भी हो सकती है। उसके बाद कई सारी छोटी छोटी बगावतें हुई। गणेश नाइक छोड़ कर गए, शशिकांत छोड़ कर गए और भी कई नेताओं ने शिवसेना को छोड़ा, लेकिन वो बगावत उस तरह की नहीं थी, वो इंडिविजुअल थी। उसके बाद आते हैं हम नारायण राणे की तरफ। नारायण राणे ने 2005 में जब शिवसेना को राम राम कहा तो असल में नारायण राणे छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जो बाला साहब ठाकरे के आसपास लोग थे और ख़ास तौर से जो आज के शिवसेना के पार्टी प्रमुख हैं आदरणीय उद्धव ठाकरे जी, उनको वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थे। वो ये चाहते थे कि जो उनके आसपास के लोग हैं, जो उनकी वाहवाही करते हैं, जो उनके लिए चुनौतियां नहीं है, वही पार्टी में रहें, बाकी सब निकल जाएं। और आप देखेंगे, अगर पूरा सिंहावलोकन करें शिवसेना के अतीत पर, तो आप देखेंगे कि उद्धव ठाकरे जी ने उन सभी नेताओं को जो छत्रप थे, जिनका जनाधार था, जो उनके लिए भविष्य में चुनौती बन सकते थे, उन सभी को बाहर कर दिया। आप अगर रोज की उनकी गतिविधियां और उनके आसपास खड़े हुए लोगों को देखेंगे तो वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो मातोश्री में रोज़ आते हैं या फिर राज्यसभा के लिए चुने गए हैं, उद्धव ठाकरे जी की मेहरबानी पर हैं, जिनको हम थिंक टैंक के तौर पर जानते हैं। इसका मतलब ये है कि जब ऐसे लोगों के बीच में शिवसेना घिर जाएगी, शिवसेना प्रमुख घिर जाएंगे, तो इस तरह की बगावत होना स्वाभाविक है, क्योंकि एक जनता से जुड़ा हुआ विधायक या सांसद ये चाहता है कि उसका मुखिया उसकी समस्याओं को सुने और जन समस्याओं को सुलझाने में उसकी मदद करे, जबकि शिवसेना की तरफ से ऐसा होता हुआ देखा नहीं गया। लेकिन जिस तरह से आपने बताया कि उद्धव ठाकरे को जो है लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने पहले भी बगावत किया जब बाला साहब ठाकरे थे, क्या आप वही यहाँ पर देख रहे हैं? क्योंकि आदित्य ठाकरे को आगे किया जा रहा है। आदित्य ठाकरे अभी अयोध्या गए थे, एकनाथ शिंदे भी उनके साथ गए थे। क्या वहाँ पर जितनी तवज्जो एकनाथ शिंदे को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली और ये वजह जो है वही ये नासूर बन गया? देखिए, एक चीज़ मैं अभी आपकी बात का उत्तर देने से पहले बताऊं कि अक्सर ये कहा जा रहा है और खुद उद्धव ठाकरे ये कहते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। मेरे सामने, मेरे और भी कई मित्रों के सामने जो आज मीडिया में सक्रिय हैं, उद्धव ठाकरे जी ने उत्तन का शिविर समाप्त करने के बाद सबसे पहले ये हमसे ये कहा था कि हाँ, मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, और इस बात को 25 साल हो गए। आज वो मुख्यमंत्री बने, उन्होंने अपनी जिद, अपनी महत्वाकांक्षा पूरी की, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो जनता को, महाराष्ट्र को वो ये ना कहें कि उनके मन में कभी मुख्यमंत्री बनने की इच्छा नहीं थी, वो चाहते थे और वो बन गए। अब उनकी दूसरी इच्छा ये है कि अगर उनके बाद किसी को ज़रूरत पड़े तो कौन, इसीलिए उन्होंने बाला साहब के जीवित रहते हुए ही अपने सुपुत्र आदित्य ठाकरे को लॉन्च किया और शिवसेना का नेता बनाने की कोशिश की। इस सरकार में सेकंड पोजीशन पे एकनाथ शिंदे थे, जबकि आदित्य ठाकरे सबसे जूनियर मंत्रियों में एक हैं, विभाग के आधार पर भी, उम्र के आधार पर भी, अनुभव के आधार पर भी।
सेकंड कमान जो है सरकार का, उसे अगर ये आदेश दिया जाए कि आप अयोध्या जाइए और आदित्य की व्यवस्थाएं कीजिए, तो निश्चित तौर से उसको बुरा लगेगा। उस वक्त एकनाथ शिंदे ने निश्चित तौर से कोई रिएक्शन नहीं किया। कोई भी समझदार पका हुआ नेता तुरंत रिएक्ट नहीं करता है, वैसा ही शिंदे साहब ने किया होगा, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन जैसे ही उनको अवसर मिला, सारे विधायकों को होटल में एकत्रित किया गया, तो शिंदे साहब को संधि मिल गई, सबके मन को टटोला और सबके मन में एक ही बात थी कि उद्धव ठाकरे जी को मुख्यमंत्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि जनता के बीच में इन विधायकों और सांसदों को जो करना चाहिए था वो नहीं कर पा रहे हैं, और उसका ही ये नतीजा हुआ कि इस बगावत को अंजाम दिया गया। अभी शिवसेना टूटने की कगार पर आ गई है और बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। कल उद्धव ठाकरे ने वर्षा बंगलो छोड़ दिया है और उन्होंने फेसबुक लाइव किया और उनका जो स्पीच था, क्या आप उसे बहुत ही इमोशनल स्पीच मानते हैं? शिव सैनिकों को जो है उनका सिंपैथी मिल सके वैसी स्पीच दिया? और क्या भविष्य में जब बाला साहब ठाकरे थे तब भी यही कार्ड खेला गया था? निश्चित तौर से भावनात्मक जो अपील है वो राजनीति का सबसे सशक्त अस्त्र माना जाता है। इसको ब्रह्मास्त्र के तौर पे आप दे सकते हैं। लेकिन अब ये हनुमान वाला मामला नहीं है ना कि ब्रह्मास्त्र चलाया और उन्होंने कहा कि मैंने अगर अपने आप को सरेंडर नहीं किया, मैं उसकी शरण में नहीं आया, तो ब्रह्मास्त्र का अपमान हो जाएगा। अब वो वाली बात रही नहीं है, क्योंकि यहाँ सब अपने अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं। राजनीति को सेवा कहकर राजनीति से मलाई कमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो अमोघास्त्र है, ये जो ब्रह्मास्त्र है, ये काम नहीं कर पाया। आप देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी ने स्क्रिप्टेड तरीके से, इमोशनल तरीके से, पूरे फिल्मी अंदाज में फेसबुक पर लाइव आकर के जनता को इमोशंस में बहाने की कोशिश की। तो उनके जो शिव सैनिक हैं, उनको अंधे तौर पे मानने वाले जो उनके भक्त हैं, वो सड़कों पर उतर आए। लेकिन उनकी क्षमताएं इतनी नहीं हैं कि वो फिर से शिवसेना को सत्ता में पहुंचा सकें। ये जो छत्रप थे, ये जो विधायक थे, ये जो सांसद हैं जो उनको छोड़ के जा रहे हैं, यही ताकत थी। और सच पूछो तो वही शिवसेना है। रोड पर जो शिवसैनिक हैं वो शिवसेना हैं ज़रूर, लेकिन जब संवैधानिक तौर पे, वैधानिक तौर पर हम बात करते हैं, तो संसदीय दल में हमारी कितनी ताकत है वही शिवसेना कहलाएगी। और मुझे ये लगता है कि तकनीकी तौर पे एकनाथ शिंदे इस अग्नि परीक्षा में पास हो जाएंगे और असली शिवसेना का टैग येन केन प्रकारेण एकनाथ शिंदे को मिल जाएगा। और जिस तरह से हमने अतीत में देखा है, बिहार में चिराग पासवान की पार्टी को चिराग पासवान से छीन करके उनको किनारे कर दिया गया, हम लगभग साफ तौर से देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में भी उसी गति को प्राप्त होने वाले हैं कुछ नेता, कि उनके बाप दादाओं की, पुरखों की जो दौलत है, जो संपत्ति है, मैंने जानबूझ करके ये संपत्ति शब्द का इस्तेमाल किया है, हालांकि राजनीतिक पार्टी किसी की संपत्ति नहीं होती है, लेकिन आपका व्यवहार, आपका कार्य करने का तरीका ये बताता है कि आप उसको अपनी बपौती के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब जब बपौती का इस्तेमाल होगा, तब तब बादशाहों की सल्तनतों का और उनकी पीढ़ियों का इसी तरह से नाश होगा। ये जो उद्धव ठाकरे ने कल इमोशनल कार्ड खेला है, क्या आपने, क्योंकि शिवसेना को बहुत नज़दीक से देखा है, जब बाला साहब ठाकरे का दौर था उस वक्त भी आपने देखा है, क्या बाला साहब ने भी कभी ऐसा ही जो है इमोशनल कार्ड खेला था जब बगावत हुई शिवसेना में? एक बार नहीं, कई बार खेला है। बाला साहब जब कार्ड खेलते थे तो बात ये थी कि उस समय टीवी चैनल्स इस तरह से नहीं थे कि आज उसके हर एक्सप्रेशन को कैद करें। तब बाला साहब अखबारों में अपनी बात कहते थे, अपने लेख लिखते थे, और उसके बाद अक्सर वो अपनी बात से कह देते थे कि मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अब यहाँ चूंकि युग इलेक्ट्रॉनिक है, टीवी पर हर चेहरा दिखाई दे रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी साफ देख सकते हैं लोग, तो यहाँ छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं है। बाला साहब ने एक बार नहीं, अनेक बार, आदरणीय है हमारे, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे मैं ईमानदारी के साथ कह सकता हूं कि बाला साहब का जो इमोशनल कार्ड खेलने का तरीका था, उससे एक कदम बढ़ कर के उद्धव ठाकरे जी ने खेलने की कोशिश की है।
बाला साहब ठाकरे कभी किसी को मनाने नहीं जाते थे, लेकिन यहाँ इस बार के एपिसोड में हम ये देख रहे हैं कि उद्धव ठाकरे ने कोशिश की है कि रूठे हुए एकनाथ शिंदे को किसी तरह से मनाया जाए, लेकिन वो मानने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर एकनाथ शिंदे मान गए तो इससे बड़ा राजनीतिक बवंडर कोई नहीं हो सकता। अब देखने को मिल रहा है कि जो ठाणे एरिया है जहां एकनाथ शिंदे का पूरा वो इलाका माना जाता है, पोस्टरबाजी शुरू हो गई और जो होर्डिंग पोस्टर लगाए गए हैं उसमें आदित्य ठाकरे नहीं है, उसमें उद्धव ठाकरे नहीं है, उसमें शिवसेना शब्द भी नहीं है। आप इस पोस्टर की राजनीति को किस तरह से देखते हैं? लड़ाई तो यही है ना कि जो बपौती है उसको दरकिनार करना है। बाला साहब ठाकरे की विरासत की लड़ाई है और अब एकनाथ शिंदे ने इस विरासत पर दावा कर दिया है। अब जब विरासत पर दावा होता है, जब कोर्ट में केस जाता है, तो मुझे तो लगता है कि ये राज्यपाल की कोर्ट में केस जाएगा, विधानसभा अध्यक्ष की कोर्ट में केस जाएगा और वहाँ अब आगे की लड़ाई मेरी शिवसेना या तेरी शिवसेना की लड़ाई है। तो एकनाथ शिंदे ये साबित करना चाहते हैं कि बाला साहब मेरे थे, मैं बाला साहब का सच्चा एकनिष्ठ हूँ। तुम लोगों ने बाला साहब की शिवसेना को बर्बाद किया, तुमने उनके विचारों को बेच दिया, तुम एनसीपी और कांग्रेस के साथ समझौता कर करके दलाली करने लगे, इसलिए अब हमारे पोस्टर में तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। ना उद्धव जी की जगह है, ना आदित्य जी की जगह है, इसलिए सिर्फ बाला साहब को लेकर के एकनाथ शिंदे ने नए पोस्टर्स बनवाए हैं। ये भविष्य की राजनीति का आगाज़ है जो साफ तौर से दिखाई दे रहा है। इसको सिर्फ पोस्टर नहीं मानना चाहिए, निश्चित तौर से ये भविष्य की राजनीति का साफ साफ चित्र दिखाई दे रहा है। ये जो भूचाल आया और जो शिवसेना टूटने की कगार पे है, एक विश्लेषक के तौर पे अब आगे आप क्या देखते हैं? तुरंत कुछ भी प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल है। उद्धव ठाकरे जी ने एक कार्ड और खेला कल कि उन्होंने कहा कि अगर अगला मुख्यमंत्री शिव सैनिक हो तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसका मतलब ये है कि वो सरेंडर तो कर चुके हैं, वो ये मान चुके हैं कि अब एकनाथ शिंदे से उनकी पार नहीं पाने वाली है। अब उनको उकसाने की कोशिश ज़रूर की जा रही है कि भैया जब कभी भी बीजेपी से तुम्हारी बातचीत हो तो तुम ये दावा करो कि अब मुख्यमंत्री मैं होऊंगा। अब देखना ये है कि वो चाहते क्या हैं। ये तो अभी पर्दे में छुपा हुआ है कि एकनाथ शिंदे क्या चाहते हैं या उनको इस तरह से ताकत दे करके यहाँ तक पहुँचाने वाले क्या चाहते हैं। निश्चित तौर से एपिसोड का क्लाइमैक्स पहले से तय हो चुका होगा, लेकिन इसका हमें अंदाज़ा नहीं है। पर मुझे ऐसा लगता है कि ये अगवा और भगवा की जो कहानी चली है, इन विधायकों ने कहा कि हम अगवा नहीं हुए हैं, हम भगवा हुए हैं। तो जब इनका भगवाकरण होगा, भगवाकरण यानी भाजपाईकरण होगा, तब वहाँ शर्तें वर्तें नहीं बच जाती हैं, क्योंकि यहाँ इनकी शर्त एक ही थी कि एनसीपी और कांग्रेस से नाता तोड़िए और उद्धव जी और आदित्य ठाकरे जी को किनारे कर दीजिए। तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद कितनी शर्तें, क्या बार्गेनिंग होगी, किसको क्या प्रोटोकॉल मिलेगा, सरकार बनेगी या मध्यावधि चुनाव की तरफ जाएगी, इसके बारे में अभी कुछ भी कहना असंभव है। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति बदल रही है, ये साफ तौर से दिखाई दे रहा है। महाराष्ट्र की राजनीति बदल रही है। ये थे वागीश सारस्वत, राजनीतिक विश्लेषक और शिवसेना को करीब से जानने वाले, जिन्होंने बताया कि आखिर ये पूरे बवंडर की जड़ क्या है और किस वजह से ये पूरा भूचाल आया है। कैमरामैन जावेद के साथ राजेश त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, मुंबई।